तो मूल आत्मा किसी भी रूप में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और व्यापारी के हित में नहीं है। और जब मूल आत्मा उसके हित में नहीं है तो निश्चित रूप से बड़ों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से पिछले 3 साल से केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर 46% पूंजी केवल 10 घरानों के अंदर बढ़ने का काम मान्य अधिष्ठाता जी हुआ है। और यही कारण मौजूदा इस बजट में भी छलकता और प्रदर्शित होता है कि हम किस तरफ जाने की बात कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन जिस पर सबका बराबरी का हिस्सा है, इस हक, इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई को क्या हम इसी तरह से आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे? इस समाज के आखिरी पायदान पर बैठने वाला प्रदेश का आदिवासी, जो इस प्रदेश के जंगल को संरक्षित रखता है, जो इस प्रदेश को जीवित रखने के लिए तमाम ऑक्सीजन हम सबको देने की बात करता है, उस आदिवासियों का जिक्र इस बजट में कहीं नहीं दिया गया। मैं बात करना चाहता हूँ दुधवा के थारू, कैमूर के गौंड, खरवार, अगरिया, बुंदेलखंड के कोल और ललितपुर के सहरिया के उत्थान के लिए क्या योजना योगी जी के दिमाग में है? क्या वो इस प्रदेश का हिस्सेदार नहीं है? क्या उन्हें बुनियादी हक नहीं है? और उत्तर प्रदेश की आजादी के 1947 के बाद 2006 में वन अधिकार कानून हिंदुस्तान की संसद पास करने का काम करती है। अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी कानून 2006, उस कानून के अंतर्गत भी जो अधिकार आपको मिलने चाहिए थे, इन तमाम आदिवासी लोगों को नहीं मिले हैं। और उस कानून का और उस एक्ट को बनाते हुए संसद ने इस बात का जिक्र किया था कि इन लोगों के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। 1947 से आज तक संसद मानती हो कि इन लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ हो, वो समाज के आखिरी पायदान पर बैठते हो, तो हांडी के उस चावल पे जब मैं बजट पे चर्चा और निगाह कर डालने की कोशिश करता हूं तो मुझे आदिवासियों का जिक्र पूरे प्रदेश में एक कौड़ी भी निकालकर उनके उत्थान के लिए दिखाई देने का काम नहीं करता। 2012 में आदिवासी मंत्रालय केंद्र सरकार से इस बात का संदेश जाने का काम होता है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और जो उनके जो सामुदायिक अधिकार, उनके कलेक्शन के अधिकार ही कम से कम इन लोगों को दे दिए जाएं, जैसे बेंत, बांस, खूंट, शहद, तेंदुपत्ता, औषधि वनस्पति, तसर, कान, कोकून, खूंट, बेंत, महुआ, जलौनी लकड़ी, झाड़ी, मोम, मूल, शाक, कंद और लाख, इनको ही अगर केवल उन्हें कलेक्शन करने का अधिकार दे दो, जंगल में जब आग लगती है तो वन विभाग का अधिकारी बाद में जाता है, पहले जंगल में रहने वाला ही जंगल की आग को बुझाने का काम करता है। तो इन चीजों पर तो उनका अधिकार था। केवल कोऑपरेटिव और सहकारिता आंदोलन के जरिए उन्हें ये अधिकार देकर आप उतने लोगों को रोजगार देने का काम कर सकते थे, परंतु आपकी नीयत साफ नहीं थी। आपने किसानों के लिए 36,000 करोड़ रुपए माफ कर अपनी इतिश्री समझ ली, और वो भी केवल फसली ऋण के लिए। मैं मानना चाहता हूं कि जब नारे लग रहे थे तो तब तो आपने कहा था कि किसानों का पूरा ऋण माफ करने की बात करेंगे। केंद्र सरकार आपकी है, आप तो सारा ऋण माफ कर सकते थे। मैं मांग करना चाहता हूं इस बात के लिए कि तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए वो पूरा का पूरा लोन जो जिससे किसान पीड़ित है, उस लोन को माफ करने के लिए आपको तो केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए थी। मात्र 36,000 करोड़ रुपया क्या? परंतु जब मैं दूसरी तरफ परिदृश्य देखता हूं माननीय अधिष्ठाता जी, तो रिलायंस ग्रुप के पास विभिन्न बैंकों से 1,21,000 करोड़ रुपया बैड लोन है। रुइया के एसआर ग्रुप पर 1,01,461 करोड़ रुपए का ऋण है। गौतम अडानी के ऊपर 96,031 करोड़ रुपया लोन है। जेपी के मनोज गौड़ की कंपनी पर 75,000 करोड़ रुपया का ऋण है। इस तरह 10 बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मिलाकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने 8.5 लाख करोड़ रुपया इन राष्ट्रीय बैंकों ने कह दिया कि एनपीए में डालकर कि हम इनसे वसूल नहीं सकते। किसान ने क्या बुरा करने की बात की है? केंद्र में तो आप हैं और इन तमाम चीजों के बावजूद उस बात को एहसास नहीं करेंगे। उसे एनपीए में डालकर उन्हें किस तरह से ऑक्सीजन दी जा सके, उस बात के लिए आप अलग अलग तरह की नीतियां तो जरूर बना सकते हैं, परंतु किसान के हित में क्या काम किया जा सके, निश्चित रूप से उस बात के लिए आपका कोई भी योजना उस रूप में नहीं है जो आपकी नीयत को उस रूप में प्रदर्शित करने का काम कर सके। आपकी तमाम नीतियों से अमीर और गरीब की खाई बड़ी है, पैसा अमीरों की तरफ, बड़े अमीरों की तरफ ज्यादा गया है और गरीब फटेहाल होता जा रहा है। आपकी पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी है, तमाम व्यापारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अभी बहुत खूबसूरती से हमारी बहन बजट पर चर्चा कर रही थी,
आपने तो लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र के जरिए लोगों से वोट मांगने का काम किया था, पर लोगों ने संकल्प पत्र पर कम, नफरत पर ज्यादा वोट देने की बात की थी। और इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो बजट सत्र में बजट आपने पेश किया है, आज इसी बजट पर आप पब्लिसाइज करा लो और जनता के बीच में जाकर इस समय देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां, कब और किस तरह से आप कहां खड़े हैं। तमाम व्यापारियों में हाहाकार है, तमाम छात्र ठगा सा महसूस कर रहा है, तमाम किसान लुटा सा महसूस कर रहा है, और नौजवानों को रोजगार का छदम आश्वासन देने वाले लोगों ने जब रोजगार की तरफ कोई नजर नहीं डाली, तो वो भी अपने आप को लुटा सा महसूस करते हुए कब तक आपके नारे लगाने का काम करेगा। काट की आंधी बार बार नहीं छिड़ती। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार मैंने देखा हिंदुस्तान की आजादी के बाद वर्तमान चुनाव के जीत के रिजल्ट के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, तो वो तमाम बेरोजगार लोग अलग अलग तरह के झंडों को लेकर मेरे विधानसभा में नंगी तलवारें लेकर जुलूस निकालने का काम कर रहे थे। ये नंगी तलवारों के जरिए क्या जताना चाहते हो? किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हो? कौन सा संदेश देना चाहते हो? ये कहां का अनुशासन है? ये बात तो निश्चित रूप से जनता आंक रही है और इस बात को पूछना भी चाहती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में दम है वो दिया रह जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी 2022 में माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के हित में आपने जीएसटी से प्राप्ति के रूप में 65,000 करोड़ रुपए वसूलने का दावा कर लिया, परंतु व्यापारियों की पीड़ा समझने की कोशिश करने का काम नहीं किया। आपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में बहुत मोटे मोटे शब्दों में लिखा था कि स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहित करने हेतु बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, मेरठ में खेल का सामान, फिरोजाबाद में कांच का उद्योग, अलीगढ़ के ताले, रामपुर के चाकू, मुरादाबाद में पीतल, संभल में मेंथा, बरेली में बैंक का फर्नीचर, कन्नौज का इत्र, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, भदोही के कालीन, बनारस में साड़ी, आगरा का जूता, कानपुर का चमड़ा, लखनऊ की चिकनकारी, मुजफ्फरनगर का गुड़, इनके लिए विशेष योजनाएं बनाई। कौन सी विशेष योजनाएं बनाई? माननीय अधिष्ठाता जी, जब से ये बजट रखा गया, बनारस के बुनकर हड़ताल पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जब से ये बजट रखा गया, लकड़ी की नक्काशी करने वाले तमाम दस्तकार परेशान हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, जब से ये बजट रखा गया, कपड़ा का व्यापार करने वाले हड़ताल पर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे किस तरह से जिंदगी जीने का काम करेंगे। माननीय अधिष्ठाता जी, जब से ये बजट रखा गया, वन टैक्स वन नेशन के नाम पर तमाम गल्ला और किराना व्यापारी रो रहा है कि हमारे से मंडी शुल्क के नाम पर 2.5% लेकर 9R और 10R के नाम पर शोषण करने का काम किया जा रहा है, और उसे हटाकर वन फूड वन टैक्स के नाम पर, वन नेशन वन टैक्स के नाम पर मंडी शुल्क को हटाने का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? माननीय अधिष्ठाता जी, इतना ही नहीं बल्कि इन तमाम चीजों के साथ साथ हम किस तरह डीजल और पेट्रोल को भी उसमें शामिल करने का काम क्यों नहीं करते? हमारे तमाम सीमांत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद और उनके तमाम पेट्रोल पंप और रिटेल आउटलेट वाले बेकार खड़े रहते हैं। अगर आप एक ही टैक्स रखने की बात कर देते तो आपका राजस्व भी बढ़ता और निश्चित रूप से सेल भी बढ़ने का काम होता। विश्वकर्मा सम्मान योजना में आपने तो प्रदेश के बढ़ई, मोची, दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई जैसे पारंपरिक स्वरोजगार को ऋण उपकरण तकनीकी सहायता का उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, परंतु सबके बावजूद 1,000 करोड़ रुपए की योजना दिखाकर मात्र 10 करोड़ रुपए की खिड़की खोलने की कोशिश करने का काम आपके द्वारा किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा कि मैं लैपटॉप देने का बात करूंगा, परंतु वो तमाम मुफ्त लैपटॉप दिखते नहीं कि कहां किस तरह का कोई प्रावधान नहीं। कक्षा 12 में 50% अंक लेने वालों को ग्रेजुएट की निःशुल्क शिक्षा देने का आपने वायदा किया, परंतु उस तरह का कोई आपने व्यवस्था करने की बात नहीं की। नीति आयोग की बात अभी हमारे सम्मानित मंत्री जी कर रहे थे, और नीति आयोग में आयोग ने इस बात के लिए कहा कि हम किस तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाया जा सके उच्च शिक्षा में, और वो जो एवरेज 10.9 है उसे 15 करने के लिए लगभग 1500 विश्वविद्यालय चाहिए। चिन्हित किए गए उत्तर प्रदेश में कि 9 मंडल में
जहां एक भी राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है वहां कम से कम एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, परंतु किसी भी एक राजकीय विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी को खोलने की नीयत आपको बजट में दिखाई नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने किस तरह से अपनी कोशिश करने की बात की है। पशुपालन के लिए एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन तो किया, परंतु उसके पीछे की नीयत क्या थी? माननीय अधिष्ठाता जी, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, और इसलिए कि आपने तो बहुत दावे के साथ कहा था कि हम यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे, परंतु आपने एनजीटी के और सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर छोटे छोटे मीट विक्रेताओं के तो गले पर अंकुश लगाने की बात कर दी। आज भी बहुत सारे लोग पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परंतु यांत्रिक कत्ल खाने के नाम पर बरेली में पीपीपी के आधार पर एक बड़े हिंदुस्तान के सबसे आधुनिकतम कत्ल खाने की परमिशन ईडी की कैबिनेट ने, योगी जी की कैबिनेट ने देने का काम किया है। ये कौन सा लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र है जिसके अंतर्गत आपने यहाँ मॉडर्न स्लॉटर हाउस खोलते हुए मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके चेयरमैन हाजी शकील, माननीय अधिष्ठाता जी, 1000 जानवर काटने के लिए 100 से भी ज्यादा ट्रकों से वो जानवर वहां बरेली पहुंचने का काम करेंगे। जो नफरत के बीज इन्होंने बोए हैं, मैं जानना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता जी कि क्या योगी जी तस्वीर उन ट्रकों के आगे लगा दें? कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर मवेशी ले जाने वाले उन तमाम तर लोगों को जिन्हें आपने अपने क्षेत्र में, जिससे कि 4-5 करोड़ सालाना वो आय बढ़ाने का काम हो सके, उसका लाइसेंस देने का काम किया था। ये जानवर जब वहां पर जाएंगे तो क्या मोदी जी की तस्वीर ट्रक पर लगाकर जाए, योगी जी की तस्वीर लगाकर जाए, जिससे गोरक्षा के नाम पर कहीं वो शिकार ना हो जाए और उसके आधार पर उसकी जान ना चली जाए। ये जो डबल कैरेक्टर है, ये जो दोहरी नीति है, जो अपनी मर्जी है उसे तो कहेंगे, परंतु मन के अंदर क्या छिपा है उसे बताने की बात नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपसे माध्यम से इस बात के लिए संरक्षण चाहता हूं और इस बात पर आपसे नियत से बात करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर मात्र एमएसडीपी मल्टी सेक्टोरियल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जो योजनाएं पूरी हो चुकी थी, जिसमें 21 इंटर कॉलेज और 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार के दौरान पूरे हो चुके थे, उनका उद्घाटन कर अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर यूपीसीडी करने की बात आप करना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में तमाम लोगों ने इस बात को उठाने की बात की है। मैं नमन करना चाहता हूं, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय कल्याण सिंह जी, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी, परंतु सबका साथ और सबका विकास का नारा केवल नारा रहे, कम से कम घोषणा कर ड्रामा तो इतना कर ही देना चाहिए। ईद उल फितर पर ईदगाह की, लखनऊ की ईदगाह पे माननीय कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जी भी गए, परंतु योगी जी को धर्म के बीच में इतनी दूरियां, वो कौन सा अध्यात्म है, वो कौन सा धर्म है कि एक प्रदेश का मुखिया अपने प्रदेश के करोड़ों लोगों के सम्मान में, उनकी खुशी में शामिल होने ईदगाह पे भी जाने का काम न कर सके। निश्चित रूप से इस बात के लिए तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और अपने मुखिया की तरफ देखने की बात कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, न्याय के लिए सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज इलाहाबाद बेंच के लिए, लखनऊ बेंच के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था तो करने की बात की गई, परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 9,12,382 वाद लंबित हैं। बड़े लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरे तमाम अधिवक्ता और साथी चिल्ला रहे हैं और पिछले 30-35 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के बेंच की स्थापना कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी इस बात की, माननीय मुख्यमंत्री जसवंत सिंह आयोग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में हाई कोर्ट सदस्य हमको मौका दिया है, परंतु आपने हाई कोर्ट की स्थापना नहीं की। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सहारनपुर से आता हूँ, मेरे क्षेत्र से मेरे प्रदेश का हाई कोर्ट 845 किलोमीटर दूर है, जबकि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़, हिमाचल का हाई कोर्ट शिमला, उत्तरांचल का हाई कोर्ट नैनीताल, राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर और दिल्ली का जम्मू के हाई कोर्ट हमारे करीब हैं। सत्ता में बैठे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने समस्त सम्मानित साथियों को भी कहना चाहूंगा, उनकी पीड़ा है, कम से कम उनकी पीड़ा को अपनी